हम लोग जो चीज़ों को देख पाते हैं वो देख पाते हैं क्योंकि लाइट होता है। कभी भी अंधेरे कमरे में आप जाके अलग अलग चीज़ों को नहीं देख सकते क्योंकि उसमें लाइट नहीं होता है। इसी टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे कि लाइट आखिर किस प्रकार से हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेज क्या क्या होती है, फिर नॉर्मल क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फिर क्या होता है ना। फिर हम लोग जानेंगे कि हमारी आंखें कैसे काम करती है, रेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे हम लोग अलग अलग चीज़ों को अलग अलग इमेज देख सकते हैं, और जो व्यक्ति देख नहीं पाते वो कैसे चीज़ों को पहचानते हैं या वो कैसे चीज़ों को पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा जो दुनिया चलता है वो सेंस पे चलता है। जैसे कि हम सुन सकते हैं, हियरिंग का सेंस है हमारे पास, है ना। बोलने का सेंस है हमारे पास, ठीक है। हम लोग टॉप बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। उसी प्रकार एक इम्पॉर्टेंट सेंस होता है कि हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, हम लोग अलग अलग चीज़ देख पाते हैं, जैसे कि माउंटेन, बुक, है ना, चेयर, प्लांट, अलग अलग चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं। अब ये जब चीज़ हम लोग देखते हैं तो हम लोगों के सोचने का तरीका डेवलप होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमको अच्छा लगता है कि हाँ, माउंटेन कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर जानवर है, कितना अच्छा प्लांट है। अब हम लोग समझते हैं कि ये सब चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं, पर किस प्रकार से, कैसे हम लोग इन चीज़ों को देख पाते हैं, आखिर क्या ऐसा चीज़ है जो हम लोग को देखने में मदद करता है। जब आप कभी भी अंधेरे कमरे में जाओगे तो अंधेरे कमरे में देख देख नहीं सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पर आप देख नहीं सकते हो। पर जैसे ही आप कमरे का डोर खोलोगे तो उससे लाइट आएगा। लाइट आने के बाद आप देख पाओगे कि हाँ, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर रखी हुई, ये यहाँ पर चेयर है, यहाँ पर टेबल है, इस प्रकार से। तो इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि देखने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए सिर्फ आइज़ यानी कि आँख ही जिम्मेदार नहीं होता है, सिर्फ आइज़ ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बल्कि लाइट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लाइट भी बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम चीज़ों को देख पाते हैं या नहीं। क्लास 7 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अलग अलग पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस जो है वो मिरर के तौर पे काम कर सकता है। जैसे कि स्पून तो आखिर में मिरर है नहीं, वो तो आईना है नहीं, बट वो चूंकि वो शाइनी है इसलिए वो हमारे लिए आईने का काम करेगा, है ना। बहुत ही शाइनी टेबल हमारे लिए आयरन का मिरर का काम कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें हम लोगों ने जानी। क्लास 7 में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि मिरर जो है वो लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो पहले हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी क्या करेंगे कि एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेंगे या एक पेपर लेंगे। पेपर लेने के बाद उसके ऊपर यानी कि परपेंडिकुलरली ऐसे कुछ, यानी कि ये पूरा पेपर है, पेपर के ऊपर में हम लोग यहाँ पे ऐसे कॉम्ब रखेंगे और कॉम्ब के पीछे से एक टॉर्च जलाया जाएगा। ठीक है, टॉर्च जलाया जाएगा और टॉर्च के रास्ते में यानी कि उसके सीध में, एकदम उसके सिधाई में, उसके स्ट्रेटली में एक छोटा सा मिरर रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग लाइट मारेंगे। जैसे ही हम लोग लाइट मारेंगे तो हम लोग देखेंगे कि लाइट एकदम स्ट्रेट जा रहा है और जिस तरफ से आ रहा है उसी तरफ से चला जा रहा है। यानी कि ये इस रास्ते से आया और ये इस रास्ते से चला गया। ठीक है, तो ये जो पहला रे गया, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ये जो रे चला मतलब इधर से रिफ्लेक्ट हो गया उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, अब एक बात हमेशा ध्यान में रख लो कि जो नॉर्मल लाइफ होता है, ठीक है, नॉर्मल लाइफ में रे ऑफ लाइट नहीं होता, यानी कि एक सिंगल रे ऑफ लाइट नहीं होता है, वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ऑफ रे ऑफ लाइट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि हज़ारों में, सैकड़ों में, लाखों में रे एक साथ में चलता है। ठीक है, जब इतने सारे रेज साथ में चलते हैं तो उसको बोलते हैं बीम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बीम। अब हम लोग चूँकि यहाँ पर बेसिक से पढ़ा जा रहा है लाइट के बारे में, इसलिए बीम यूज़ करके नहीं बल्कि हम लोग एक रे यूज़ करेंगे। जिस तरह से रे बिहेव करेगा उसी तरह से सारे रेज बिहेव करेंगे और उसी प्रकार से बीम भी बिहेव करेगा। ठीक है, तो जो पहला मिरर को स्ट्राइक कर रहा था और जो निकल रहा था, यानी कि जो पहले, ये मिरर है, इधर से जो पहले स्ट्राइक किया यानी कि जो पहले मिरर पे वार किया वो हो गया इंसिडेंट रे।
जो पहले मिरर पे गया उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो निकल गया इधर से उसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रेस। ठीक है, कभी भी मिरर पे हमेशा पहले इंसिडेंट रे ही आएगा। जैसे देखो, मान लेते हैं कि ये एक कोई भी रिफ्लेक्टेड सरफेस है, रिफ्लेक्ट करने वाली सरफेस है। ठीक है, अब हम लोगों ने इधर से लाइट मारा तो ये हो गया इंसिडेंट रे, पहले जा कर के इस एरिया में लगेगा और इधर से निकल जाएगा तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, एकदम बीच में एक लाइन आप ड्रॉ कर दो और इस सरफेस पे, यानी कि ये मिरर मान लेते हैं अगर है, तो इस सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर में एक आप लाइन ड्रॉ कर दो। इस लाइन को बोला जाएगा नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल जो होता है वो नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री को बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री को नॉर्मल बोला जाता है। अब ये जो नॉर्मल है, ये यानी कि ये 90 डिग्री बनाएगा। ये 90 डिग्री किससे बनाएगा? इससे, यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, यहाँ और यहाँ के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब एक बात और, जैसे कि ये देखो आप, जब ये इसमें से आप समझ चुके हो कि ये पॉलिशिंग सरफेस है, ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये दूसरा वाला रिफ्लेक्टेड रेज है। ठीक है, और ये जो है वो नॉर्मल है, क्योंकि ये इसके ऊपर 90, इसके ऊपर 90 बना रहा है। ठीक है, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये रे और नॉर्मल के बीच में जो भी एंगल बनेगा, लेट्स से 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसको बोलेंगे उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आपने एक चीज़ यहाँ देखा होगा कि ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि ये वाला एंगल, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नियम हमेशा रहेगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, आप कुछ भी लिखो, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो ये भी 30 होगा। इस तरह से आप अलग अलग एंगल का लिखो और उसका अलग अलग रिफ्लेक्शन भी, उसका क्या रिफ्लेक्शन होगा वो भी आप लिखो। ठीक है, तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सब चीज़ें हमेशा याद रखना क्योंकि ये बहुत काम देगी आने वाले टाइम में। ये सब चीज़ एकदम बेसिक है आपका और इन सब चीज़ों को एकदम याद करना। अब बूझो का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बूझो बोल रहा है कि अगर हम मतलब जो इंसिडेंट रे है उसको एकदम नॉर्मल की तरफ भेजेंगे डायरेक्ट, तो क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे का? ठीक है, क्या होगा? तो ये बोलना चाहता है कि एकदम इंसिडेंट रे, ये था हमारा इंसिडेंट रे, इसके तरफ हम लोगों ने भेजा अपना इंसिडेंट रे, नॉर्मल वो था और उसी तरफ हम लोगों ने भेजा इंसिडेंट रे। तो देखो क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर डायरेक्ट हम लोगों ने इंसिडेंट रे की तरफ, डायरेक्ट हम लोगों ने नॉर्मल रे की तरफ भेजा। ठीक है, डायरेक्ट नॉर्मल रे की तरफ इंसिडेंट रे भेजा, तो नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है? 0 डिग्री। यहाँ पर तो कुछ बन ही नहीं रहा है। ठीक है, अब हम लोगों का नियम क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टेड रे का भी कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। तो जब हम लोग नॉर्मल की तरफ भेजेंगे डायरेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी लाइन से सीधा घूम के आ जाएगा। अब एक और एक्टिविटी करना है। जो एक्टिविटी पहला था वही करना है, लेकिन उसमें जो हम लोगों ने वाइट शीट लिया था उसके जगह पर चार्ट पेपर लेंगे। चार्ट पेपर लेने के बाद क्या करेंगे, फिर वही कि कॉम्ब रखेंगे यहाँ पर बीच में, यहाँ पे टॉर्च रखेंगे, यहाँ पे प्लेन मिरर रख लेंगे और प्लेन मिरर की और यहाँ से हम लोग देंगे लाइट। ठीक है, जैसे यहाँ से लाइट देंगे तो फिर क्या करेंगे कि चेक करें कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन एक कहानी है, कहानी ये है कि पहले हम लोग चार्ट पेपर को यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, देख लिया आपने कहाँ पे काटा जाएगा, यहाँ पे काट देंगे और एक मिरर रखेंगे पीछे और कॉम्ब रखेंगे और यहाँ से जब लाइट देंगे फिर देखेंगे कि क्या होता है। फिर हम लोगों को क्या करना है, नॉर्मल देखना है कि ऐसे अगर रखा जाए तो क्या होगा इस मिरर पे, और अगर इसको ऊपर नीचे कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है,
तो हम लोग देखें कि जब पूरा शीट ऑफ पेपर था तो एक प्लेन था, यानी कि जब ये पूरा शीट ऑफ पेपर था, ये जब हम लोगों ने काटा नहीं था, ये पूरा एक प्लेन है, ठीक है। और जब हम लोग काट के इसको ऐसे नीचे कर दिए तो ये दो प्लेन हो गया, यानी कि ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया, ठीक है। तो ये जो पूरा प्लेन था, यानी कि ये जो पूरा शीट ऑफ पेपर एक प्लेन के रूप में काम कर रहा था, तो उससे हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सारा एक ही प्लेन पे जा कर के लग रहा था, है ना, एक ही प्लेन पे लग रहा था। अब जब हम लोगों ने इसको ऐसे नीचे कर दिया, इसको अब जब ऐसे नीचे कर दिया तो हम लोगों ने देखा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वहाँ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहीं और है, ठीक है। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज सारा एक ही प्लेन में लगेगा, एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पे आके चिपकेगा, यानी कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये देखो ये है इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, रे ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पे आके लगेगा। लेकिन जब हम लोग चार्ट पेपर को ऊपर नीचे कर दिए तो वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब बूझो को याद आया कि क्लास 7 में उसने इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनने का कुछ कुछ फीचर को याद किया था, जैसे कि क्या इमेज सीधा होता है, इरेक्ट होता है या अपसाइड डाउन होता है, क्या ये सेम साइज का होता है ऑब्जेक्ट के जैसा, क्या इमेज जो है वो उतना ही डिस्टेंस पे दिखता है जितना डिस्टेंस पे मिरर में दिख रहा है, क्या इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि क्या वो रियल है या क्या वो वर्चुअल है, ठीक है। ये सब चीज़ के बारे में बूझो को याद आ गया, ठीक है। तो उसके लिए एक थोड़ा सा एक्टिविटी दिया हुआ है, पर ये एक्टिविटी उतना काम का है नहीं, सो ये उतना ज़्यादा काम का कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम लोग पहले क्लास 7 में ही ये पढ़े थे कि जब इमेज किसी भी मिरर पे बनता है, खास करके अगर प्लेन मिरर पे बनता है, तो लेफ़्ट साइड का इमेज राइट साइड में दिखता है और राइट साइड का इमेज लेफ़्ट साइड में दिखता है। इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। हम लोगों ने क्लास 7 में देखा था कि लेफ्ट हैंड अगर उठाएंगे तो लगेगा राइट हैंड उठा रहे हैं, राइट हैंड उठाएंगे तो लगेगा लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं, ABCD लिखेंगे तो उल्टा लगेगा। इसी प्रकार से एम्बुलेंस जो है वो उल्टा लिखा होता है ना। एम्बुलेंस का जो स्पेलिंग होता है वो हमेशा उल्टा होता है, क्योंकि जब कोई भी ड्राइवर शीशा के थ्रू उसको देखता है तो वो उल्टा एम्बुलेंस उसको सीधा लगता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड एंड राइट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में। तो अब समझते हैं रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखो, जब भी पैरेलल रेज यानी कि इंसिडेंट, बहुत सारा इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट होता है किसी भी रफ या फिर इर्रेगुलर सरफेस से और वो पैरेलल नहीं रहता है, तो उसमें रिफ्लेक्शन को बोला जाता है डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये तो हो गई किताबी भाषाएं। अब हम लोग समझते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। ये देखो कुछ इस प्रकार से, ये मान लो कि हमारा सरफेस है। अब तुम समझो कि यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, सॉरी ये इंसिडेंस हुआ, रिफ्लेक्शन इधर से हो गया, फिर यहाँ से इंसिडेंट आया, रिफ्लेक्शन इधर से हो गया, यहाँ से इंसिडेंट आया, रिफ्लेक्शन इधर से हो गया, ठीक है। यहाँ से आया, ये यहाँ हो गया। तो अब एक बात बताओ, इस इंसिडेंट रे का एंगल इस रिफ्लेक्टेड रे का एंगल सेम होगा कभी भी? आई डोंट थिंक सो। इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का इस एंगल ऑफ इंसिडेंट का और इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो है, सो जो पैरेलल में आ रहा था, यानी कि यहाँ पर मिट गया, यहाँ पे ये इस प्रकार से आ रहा था, ठीक है, लेट से इस प्रकार से आ रहा था, पर क्या वो रिफ्लेक्शन जो है क्या वो पैरेलल जा रहा है? आप समझ सकते हो क्या वो पैरेलल जा रहा है? बिल्कुल भी पैरेलल वो नहीं जा रहा है। तो उस तरह का जो रिफ्लेक्शन होगा उसको बोला जाएगा डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। कुछ यहाँ पे देखो, ये देखो इंसिडेंट आया इधर से और इधर से वो रिफ्लेक्शन चला गया, ठीक है।
ये इधर से आया, इधर से चला गया, ये इधर से आया, इधर से, ये सारा पैरेलल आ रहा है। आप देखो इंसिडेंट पैरेलल आ रहा है, बट जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो तो पैरेलल नहीं जा रहा है, वो तो किसी भी तरह से जा रहा है ना। तो ऐसे जो रिफ्लेक्शन होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एक बात और, यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें जो उसके बीच का जो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो वैल्यू होगा वो सेम ही होगा। यानी कि यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फेल्योर नहीं है, बल्कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सरफेस है वो रफ है, यानी कि ऊपर नीचे है, ठीक है। इसलिए वो रिफ्लेक्शन कहीं और हो रहा है, इंसिडेंट जहाँ पर आ रहा है रिफ्लेक्शन वहाँ से कहीं और हो रहा है, ठीक है। अब जब आप एक प्लेन मिरर देखते हो, यानी कि जैसे कि कार्डबोर्ड हो गया या फिर एकदम प्लेन मिरर हो गया, तो उसका जो सरफेस होता है शाइनी होता है और वो पूरा इक्वल रहता है, कुछ इस प्रकार से सीधा, ठीक है। यहाँ पर देखो आप पैरेलल सारा इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड रे भी बिल्कुल भी उसी तरह से पैरेलल जा रहा है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल जा रहा है तो इसको बोला जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि क्या रिफ्लेक्टेड रेज फिर से रिफ्लेक्ट हो सकता है या नहीं। हम लोगों ने समझा कि एक जैसे कि रे जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के द्वारा। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या वो फिर से रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो देखो आप बार्बर के पास जाते हो, बार्बर के पास जाने के बाद वो आपका बाल काट देता है। बाल काट देने के बाद आप बोलते हो कि अंकल मुझे दिखाओ कि कैसा काटे हो आप। तो वो कुछ इस प्रकार करता है ना, कि पीछे में मिरर लेके खड़ा हो जाता है, आपको सामने में यहाँ पर दिख जा रहा है। हम लोगों ने इतना देर में ये जाना कि हम लोग सिर्फ आँख से नहीं बल्कि लाइट चाहिए। लाइट जब आएगा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तब हम लोग देख पाएंगे। अब हम लोग देखो मिरर कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे। ये अंकल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना एक प्लेन मिरर लेकर के खड़े हो गए हैं। इसका मतलब कि यहाँ से जो बल्ब है, कहीं यहीं पर बल्ब होगा, है ना। ये जो बल्ब से लाइट रे जा रहा है यहाँ पे, वो रिफ्लेक्ट होकर के इस मिरर में आ गया, इस मिरर से वो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आ गया और यहाँ से फिर आपके आँख में चला गया, तब ना वो आप देख पा रहे हो, है ना, तभी ना आप देख पा रहे हो वो चीज़ को। अब एक एग्जांपल देख लो, जब मून है हमारा, हम लोग सिर्फ मून क्यों देख पाते हैं रात में इतना अच्छे से, बाकी सब तो कुछ नहीं दिखता, पूरा आकाश अंधेरा अंधेरा लगता है, सिर्फ लाइट को सिर्फ स्टार को छोड़ के। ऐसा इसलिए क्योंकि मून क्या करता है, सन की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। तो कोई भी चीज़ें जब रिफ्लेक्ट करेंगी चीज़ों को, यानी कि कोई भी चीज़ जब रेज को रिफ्लेक्ट करेगा तो उसको बोलेंगे इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और जब कोई चीज़ जैसे कि हमारा बल्ब हो गया, वो जब डायरेक्ट वहाँ से अपना खुद का लाइट वो देगा तो उसको बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि सन हो गया, स्टार्स हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं जब वो चीज़ कोई चीज़ रिफ्लेक्ट करता है ना, जैसे कि मून जो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, तभी हम लोग उसको देख पा रहे हैं। उसी प्रकार से हम लोग कुछ भी देख पाते हैं, जैसे कि बॉल हो गया या चेयर हो गया या फिर टेबल हो गया, क्योंकि वो जो रेज है उसको रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस बना है ना, कि आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, या फिर ये बल्ब है, बल्ब से यहाँ साइनी प्लेन पर आया रिफ्लेक्शन रेज, इंसिडेंट रे यहाँ चला गया, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज, फिर ये बन के यहाँ पर आ गया और फिर ये आपके आँख में चला गया, यानी कि जो रिफ्लेक्ट हुआ था लाइट वो फिर से रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। इस तरह से आप अलग अलग इमेज भी देख सकें, ठीक है। अब हम लोग समझे कि जो आपके बार्बर सर हैं, जो आपके बार्बर अंकल हैं, वो किस प्रकार से आपको दिखा पाते हैं। इससे हम लोग ये भी समझ पाए कि जो एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग इमेज भी बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो आप, ये एक आप सिक्का रख दो बीच में, ठीक है, यहाँ पे अगर आप प्लेन मिरर रखो या फिर यहाँ पर आप प्लेन मिरर रखो तो दो जगह इसका ये बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। इसी प्रकार शायद आप पार्क में कभी गए होंगे, पार्क में जाने के बाद आप देखोगे कि बहुत सारा वहाँ पर मिरर रहता है और आपका इमेज बहुत जगह बना हुआ बन जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक ऑब्जेक्ट का बहुत सारा इमेज बनाने का जो तरीका है वो कैलेडोस्कोप से भी होता है। तो हम लोग समझते हैं कैलेडोस्कोप क्या होता है और उसको कैसे बनाया जा सकता है। तो कैलेडोस्कोप बनाने के लिए 3 रेक्टेंगुलर मिरर ले लो, ठीक है, कुछ इस प्रकार का 3 रेक्टेंगुलर मिरर ले लो।
1 2 3, ठीक है, एक रेक्टेंगल टाइप का, और उन तीनों को ज्वाइन कर दो एक प्रिज्म के तौर पे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कुछ इस प्रकार से। उन तीनों को ज्वाइन कर दो ग्लू लगा के, ठीक है। और जब ये बन जाए इस तरह से, तो इसके ऊपर में क्या करो, इसके ऊपर में एक सर्कल टाइप का ऐसा एक कार्डबोर्ड का बना लो ताकि ये पूरा कवर हो सके, ठीक है। उसके बाद अच्छे से उसको पेस्ट कर देना ताकि वो गिर ना जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करो, दूसरे एंड में एक सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट लगा दो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये ग्लास का प्लेन ग्लास है, ठीक है। और इसमें बहुत सारा कलर्ड ग्लास डाल दो, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा कलर्ड ग्लास डाल दिया, ठीक है। अब इसको क्लोज कर दो और जो अंदर में जो कलर्ड पीसेस है उसको मूव करने का जगह दे देना। आपका कैलिडोस्कोप बन गया। जब आप उस होल से देखोगे, यानी कि जब आप ये होल से, इस होल से जब आप देखोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि अलग अलग पैटर्न का, एक ही चीज़ अलग अलग पैटर्न का आ रहा है ट्यूब में, यानी कि इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इमेज जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। जो डिज़ाइनर होते हैं वॉलपेपर फैब्रिक्स के या आर्टिस्ट होते हैं, वो कैलिडोस्कोप्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि चीज़ को, यानी कि सब जो ऑब्जेक्ट है उसको अच्छी तरीके से देख सका जाए, उसको देखने में मज़ा आया जाए, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग कि सनलाइट जो है वो सनलाइट जो है वो कलर्ड है या वाइट है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्लास 7 में ये समझा था कि सनलाइट को हम लोग वाइट लाइट भी बोलते हैं। तो क्या सनलाइट वाइट है या फिर सनलाइट कलर्ड है? इसके लिए एक एक्टिविटी करना पड़ेगा। एक एक्टिविटी करने के लिए क्या करना होगा, एक प्लेन मिरर लेंगे, ठीक है। प्लेन मिरर लेंगे और प्लेन मिरर को एक कटोरी में रख देंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और उसको कटोरी को भर देंगे पानी से भर देंगे और एक विंडो के बगल में इस अरेंजमेंट इस तरह से बनाएंगे कि सनलाइट डायरेक्ट मिरर पे आएगा, यानी कि इस खिड़की से सनलाइट डायरेक्ट इस मिरर पे आएगा। मिरर में होगा पानी, ठीक है। जैसे ही सनलाइट पड़ेगा, हम एक क्या करेंगे, उस बॉल को, यानी कि इसको एडजस्ट करेंगे ताकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो डायरेक्ट जो है मिरर पे फॉल करे। और ये जो मिरर है ये जहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट जहाँ पर भी करेगा वहाँ पर हम लोग शीट ऑफ पेपर यानी कि वाइट पेपर रख देंगे। जब हम लोग वाइट पेपर रखेंगे तो देखेंगे कि जो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज आ रहा है, मिरर से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो एकदम एक जगह पर जा कर के बनाएगा। और वो कुछ इस प्रकार से बनाएगा, यहाँ पर अलग अलग कलर का, 7 कलर का अलग अलग चीज़ बन जाएगा, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम लोग रेनबो टाइप का, ठीक है। अब ये जो वाइट लाइट यहाँ से आया और वाइट लाइट जो है 7 अलग अलग कलर्स में डिस्पर्स हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्शन। डिस्पर्स हो गया यानी कि वो एक तरह से फैल गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। तो आप समझ गए कि जो सनलाइट है वो वाइट नहीं है असल में, बल्कि एक तरह से वो कलर्ड लाइट होता है, बट वो वाइट हम लोगों को बस दिखता है। अब हम लोग समझते हैं कि इतना तो समझ गए कि कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए लाइट चाहिए और आइज़ चाहिए। लाइट के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग समझते हैं अपने आइज़ के बारे में कि आइज़ के कैसे हम लोग देख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। जैसे आपको पता ही है, आई जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, ठीक है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग समझें कि आई का स्ट्रक्चर क्या है और वो काम कैसे करता है, वो वर्क कैसे करता है। तो ये देखो आप, आई जो है वो रफली स्फेरिकल है। स्फेरिकल यानी कि लगभग गोल है, ठीक है, गोल जैसा है। और जो आउटर कोट है आई का वो वाइट होता है, ठीक है। आप देख सकते हो खुद ही, आप अपना मिरर में देखो, आँख ये जो देखो, ये जो आउटर कोट है ये वाइट है ना, ये भी वाइट है। सारे लोगों का आँख वाइट ही होता है। सोचो कोई इंसान जिसका कि आँख जो है वो ब्लैक होगा, कैसा लगेगा देखने में, है ना। ये जो है वो आउटर कोट जो है वो टफ होता है ताकि अंदर के जो आँख के अंदर का जो एरिया हो सके उसको ये प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। जो फ्रंट पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट होता है और उसको बोला जाता है कॉर्निया। जो फ्रंट पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट है और इसको बोला जाता है कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के जस्ट पीछे ये वाला आप ध्यान दो बस,
कॉर्निया के जस्ट पीछे एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको बोला जाता है आइरिस। ठीक है, आइरिस। आइरिस में एक छोटा सा ओपनिंग होता है, उसको बोलते हैं प्यूपिल, उसको बोलते हैं प्यूपिल। अब प्यूपिल का जो सरकार है, यानी कि प्यूपिल का जो मालिक है वो है आइरिस, क्योंकि प्यूपिल के साइज को आइरिस ही कंट्रोल करता है। आइरिस आँख का वो पार्ट है जहाँ से अलग अलग कलर्स हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट का कौन कलर है। जब हम किसी भी व्यक्ति को बोलते हैं कि इसका आँख हरा है, इसका मतलब है कि उसका आइरिस का जो कलर है वो हरा है। जब किसी का आँख ब्लू है, इसका मतलब उसका आइरिस का जो कलर है वो ब्लू है। ठीक है, आइरिस कंट्रोल करता है कि कितना सारा रोशनी हमारे आँख के अंदर आएगा या नहीं आएगा। जैसे देखो, अगर आपको अंधेरा रूम में रखा जाए और अचानक से आपको लाइट मिला दिया जाए, तो आपका आइरिस जो है वो उसको पहले अच्छी तरीके से आप देख नहीं पाते हो और आप अपना आँख बंद कर लेते हो। फिर आपका आइरिस जो है वो कंट्रोल करता है कि ठीक है, इतना रोशनी हमारे आँख में आएगा, तब वो आता है। ठीक है, अब प्यूपिल, आँख के प्यूपिल के पीछे एक लेंस होता है जो कि सेंटर की तरफ थिकर होता है, सेंटर की तरफ वो मोटा होता है। ठीक है, अब आप बताओ कि इस तरह का कौन सा लेंस था, स्फेरिकल या फिर सॉरी स्फेरिकल तो था ही, कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स। ठीक है, हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था। अब आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो जो लेंस होता है वो फोकस करता है लाइट का, लाइट को वो फोकस करता है लाइट को आँख के पीछे, जिसको एक लेयर होता है जिसका नाम है रेटिना। कुछ यहाँ पे ये वाला देखो, ये यहाँ पर स्फेरिकल है ये ठीक है, और ये जो है यहाँ पर लाइट को भेज देता है रेटिना में। रेटिना क्या करता है, रेटिना जो है वो नर्व सेल को बोलता है कि देखो भाई, हमारे पास कुछ रिफ्लेक्टेड रेस का आया हुआ है, अब बताओ ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। ये जो नर्व सेल है ये भेजता है डायरेक्ट ब्रेन के पास। ब्रेन जो है वो उसको बताता है कि ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। अब ये जो रेटिना से कहानी बनता है, रेटिना से कहानी नर्व सेल की ओर जाती है, नर्व सेल में ये जाता है और नर्व सेल्स के सॉरी ये ब्रेन में जाता है नर्व सेल्स के थ्रू। ठीक है, जो नर्व सेल्स में सेंसेशन होता है वो ब्रेन के पास पहुंच जाता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। दो काइंड ऑफ सेल्स होता है, पहला होता है कॉन्स जो कि ब्राइट लाइट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और दूसरा होता है रॉड्स जो कि डिम लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। तो कॉन जो है वो कलर को सेंस कर सकता है, और उस जंक्शन में ऑप्टिक नर्व और रेटिना दोनों मिला करके ये बताते हैं कि कितना लाइट लेना है और कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, जब ऑप्टिक नर्व और रेटिना जंक्चर करते हैं, यानी कि जब मिलते हैं दोनों को, तो वहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल नहीं होता है, इसलिए कोई भी विज़न नहीं हो पाता है, और उस रीजन को बोलते हैं, उस स्पॉट को बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड स्पॉट। यानी कि जब नर्व सेल और रेटिना दोनों मिल जाता है तो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं देख पाते हैं, कोई सेंसरी सेल नहीं होता है, कोई विज़न नहीं बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अब जब कभी भी इम्प्रेशन बनता है किसी भी इमेज का, तो कहाँ पे बनेगा, वो रेटिना पे बनेगा। ठीक है, जब रेटिना पे नर्व सेल आ जाएगा तो उस समय पे उस जगह पर कोई भी इमेज नहीं बन पाएगा, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये तो हम लोगों ने समझ लिया। तो जब इमेज बनता है रेटिना पर, यानी कि आँख के पीछे यहाँ पे, तो वो तुरंत, यानी कि जैसे ही वो इमेज हटता है तो हम लोगों के सामने जैसे वो इमेज हटा तो वो तुरंत नहीं मिट जाता, बल्कि वो लगभग 1 सेकेंड का 1/16 थी, यानी कि लगभग तो समझो 6 मिली सेकेंड तक वो वहीं पर रहता है। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फटक से निकल गया फ्लैश में, ठीक है, तो हम लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है देखने का। लेकिन अगर वही जो ऑब्जेक्ट है वो 16 पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 16 बार से ज़्यादा बार अगर वो मूव करेगा, तो हमारा आँख उसको अच्छी तरीके से नहीं देख सकेगा और उसको लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, जब हम लोग कोई भी मूवी देखते हैं तो एक्चुअल में अलग अलग जो सेपरेट पिक्चर्स होता है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में रहता है, और वो कुछ इस प्रकार से बनाया होता है कि हमारा आँख उसको देख सके। ठीक है, इस स्पीड से देख सके, कुछ 24 पिक्चर पर सेकेंड के हिसाब से देख सके। इसका मतलब हम लोग एक मूविंग पिक्चर देख रहे हैं। असल में वो पिक्चर यानी कि मूवी जो है वो बस पिक्चर्स है, बहुत सारा पिक्चर्स को ऐड कर दिया गया है।
1 सेकंड में करीबन 24 पिक्चर्स आ जाता है, ऐड कर दिया जाता है। और हमारा आँख का जो लिमिट है वो कितना है, 1 सेकंड में 16 पिक्चर्स देखने का, लेकिन वहाँ पर तो है 24 पिक्चर। इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि वो पिक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहा है और इसीलिए वो मूवीज़ है। ठीक है, भगवान ने हमारे आँख को आईलिड्स दिया है, यानी कि जिसको हम लोग ढक सकते हैं, सोते समय हम लोग उसको बंद कर सकते हैं ताकि जो आई है उसको कोई भी दिक्कत ना हो। आई, हमारा आँख जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, ताकि हम लोग दुनिया धरती के अलग अलग चीज़ों को अच्छी तरीके से देख सकें। भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऐसा चीज़ हम लोगों को मिला है। ठीक है, हर एज के लिए अलग अलग टाइप का आई होता है और अलग अलग मिनिमम डिस्टेंस होता है जहाँ से कि आई जो है वो अच्छी तरीके से चीज़ों को देख सकता है। लेकिन जो मोस्ट कंफर्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल डिस्टेंस होता है जिससे कि एक कोई भी इंसान चीज़ों को पढ़ सकता है, वो 25 सेंटीमीटर। यानी कि आपके आँख और आपके बुक के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो लगभग 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ताकि आप आसानी से उस बुक को पढ़ सको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 20 सेंटीमीटर के पास लेते आए, मतलब कि अगर आपके बुक और आपके आँख के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो आप चीज़ों को नहीं पढ़ सकोगे, आप पढ़ सकोगे, बट आपको आपके आई को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। ठीक है, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सामने वाली चीज़ें अच्छी तरीके से दिखती हैं, बट दूर वाली चीज़ें थोड़ा सा मतलब अच्छी तरीके से नहीं दिखता, बल्कि वो धुंधला दिखता है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको दूर की चीज़ें साफ दिखती हैं, बट सामने वाली चीज़ें अच्छी दिखती हैं, मतलब क्लियरली दिखता है। जैसे कि आपके दादाजी, दादी माँ या नानी माँ या नाना जी, ये सब, इनसे आप पूछो कि आपको क्या दूर की चीज़ें सही दिखती हैं या नहीं दिखती है, क्या आपको नज़दीक की चीज़ें सही दिखती है या नहीं दिखती है। तो दो तरह के इंसान होते हैं, पहले को जो नज़दीक की चीज़ें सही दिखती हैं, दूर की चीज़ें सही नहीं दिखती, और दूसरे को दूर की चीज़ें सही दिखती हैं बट नज़दीक की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखता। तो कुछ अलग अलग लेंस लगा के उस आँख के प्रॉब्लम को हम लोग ठीक कर सकते हैं, और इसके बारे में आप क्लास 10th में जानोगे कि ये कौन सा लेंस लगा के कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, मेनली मोस्टली देखा जाता है कि जब ओल्ड एज होता है, जब लोगों का जो एज है वो बड़ा ज़्यादा होने लगता है, तो उस टाइम पे उनका आँख में वो फॉगी हो जाता है, बहुत ज़्यादा धुंधला टाइप का हो जाता है, उनका आँख में बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब उस समय जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है कि उनको कैटरैक्ट हो गया है। कैटरैक्ट से क्या होता है, वो देख नहीं पाते हैं सही से, और वो उनको अच्छी तरीके से चीज़ें नहीं दिख पाती हैं। ठीक है, कैटरैक्ट को भी ठीक किया जा सकता है। उसके लिए जो डॉक्टर्स हैं वो अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, उनके लिए जो लेंस होता है वो उनका लेंस रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए उनको चीज़ें नहीं दिख पाती। उस लेंस को हटा के एक नया आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है। बहुत जगह पे शीशा यानी कि चश्मा लगा दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझ गए कि आई कितना इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आई का केयर कैसे करें। तो देखो, आई का केयर करना हर लोगों की जिम्मेदारी है। बचपन से ही आई का हम लोगों को केयर करना चाहिए, आँख का केयर करना चाहिए। हमेशा रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, समय समय पर, 1 साल में, हर साल में चेकअप कराना चाहिए। ठीक है, अगर जो स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट, अगर वो बोलते हैं कि ठीक है आपको एक स्पेक्टिकल पहनना चाहिए, आपको चश्मा पहनना चाहिए, तो आपको एक चश्मा पहनना चाहिए। बहुत ज़्यादा लाइट या बहुत कम लाइट भी सूटेबल नहीं है, बल्कि एक सफिशिएंट लाइट होना चाहिए। बहुत कम लाइट में क्या होता है कि आपका आँख में दिक्कत होता है, इसमें स्ट्रेन हो जाता है, हेडेक हो जाता है। बहुत ज़्यादा लाइट क्या हो जाता है, उससे भी आपका हेडेक होने लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट सन को कभी मत देखना, क्योंकि उससे आपका आँख का रोशनी जा सकता है। ठीक है, अपना आँख को कभी भी उंगली से मत रब करना, क्योंकि उसमें बहुत सारा आपका जो इम्प्यूरिटीज़ है वो आँख में जा सकता है और आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, हमेशा पढ़ाई जो है वो नॉर्मल डिस्टेंस पे करना, और बहुत ज़्यादा क्लोज या बहुत ज़्यादा दूर से मत करना। ठीक है, बैलेंस डाइट लो, यानी कि ऐसा डाइट जिसमें कि फाइबर हो, न्यूट्रिशन हो, न्यूट्रिएंट्स हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, ये सब चीज़ें होने चाहिए। ठीक है, ऐसे फूड स्टफ जिसमें विटामिन ए हो, वो आपकी आँख के लिए बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, जैसे कि कच्चा गाजर हो गया, ब्रोकली हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच हो गया, कॉड लिवर ऑयल हो गया, बटर, मिल्क, एग, ये सब खाओ। ओके,
अब हम लोग समझते हैं कि कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कि आँख भगवान के द्वारा नहीं मिलता है, या उनका आँख किसी भी एक्सीडेंट के द्वारा बेचारा उनका आँख जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे लोग कैसे पढ़ सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग कोई भी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं टच करके, उनकी वॉइसेस को सुन के वो समझ सकते हैं कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि उनका जो सेंस है वो उनका चूँकि आँख का सेंस चला गया है, तो दूसरा सेंस उनका बहुत शार्पली डेवलप हो जाता है। बोलता है ना, भगवान एक दरवाज़ा अगर बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। तो उसी प्रकार अगर वो देख नहीं पाते हैं तो वो अलग अलग उनका सेंसेस बहुत ज़्यादा शार्पली डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब इसी का फ़ायदा उठा के एक इंसान था जिसका नाम था लुइस ब्रेल या लुई ब्रेल जो बोलोगे, वो भी विजुअली चैलेंज थे, यानी कि वो भी देख नहीं सकते थे। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जो अंधे लोग हैं, जो देख नहीं पाते हैं, वो अच्छी तरीके से उसको यूज़ कर सकें, और इसको बोला जाता है ब्रेली सिस्टम। ब्रेली सिस्टम में ये देखो कुछ इस प्रकार से वो बस टच करके, वो बस फील करके पढ़ लेंगे कि ये सी है, ये ए है, ये टी है यानी कि कैट, ठीक है, ये एंड का, ये कॉमा का। तो इस प्रकार से अलग अलग पैटर्न बना हुआ होता है। कुछ उसमें 63 डॉट पैटर्न्स होता है। हर कैरेक्टर का एक लेटर होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर होता है, जिससे कि वो छू के उसको पढ़ सकें, ठीक है। तो ये ऐसे लोग करते हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड होता है। बहुत सारा इंडियन लैंग्वेज भी पढ़ा जा सकता है ब्रेली सिस्टम से, ठीक है। तो ये था ब्रेली सिस्टम। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल जो हैं, जो देख नहीं पाते हैं, वो ब्रेली सिस्टम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ब्रेली सिस्टम को छू के, समझ के वो सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ओके। आज के डेट में तो जो टाइप राइटर लाइक डिवाइसेस होता है, प्रिंटिंग मशीन होता है, वो सब भी अंधे लोगों के लिए डेवलप किया जा रहा है। ऐसे डेवलप किया जा रहा है कि ऐसे लोग जो देख नहीं पाते हैं वो भी उसको यूज़ कर सके। बहुत सारा ऐसा भी जो ऐसा इंसान है जो देख नहीं पाता है, बट वो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में बहुत अचीवमेंट कर सका। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप में भी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बस सुन रहे होंगे, जो देख नहीं पाते होंगे। तो आप लोगों को हौसला नहीं हारना है, बल्कि बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो ऊंचाइयों पर पहुंच गए, सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंच गए, ठीक है, जबकि वो देख भी नहीं पाते तब भी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर दिवाकर जो है वो स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत अच्छा है ना, सिंगर बहुत अच्छा है। रविंद्र जैन जो है वो भी विजुअली इम्पेयर थे, वो देख नहीं पाते थे, बट उन्होंने एक संगीत प्रभाकर डिग्री लिया इलाहाबाद से। वो बहुत ही अच्छा लिरिसिस्ट थे, सिंगर थे, म्यूजिक कंपोजर थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़े थे। लाल आडवाणी जो है वो एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड इन इंडिया को लॉन्च किए। साथ ही साथ उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया यूनेस्को में, ठीक है, ब्रेली प्रॉब्लम्स पे। हेलन केलर, जिसका नाम तो सब कोई जानता है, वो एक अमेरिकन ऑथर और लेक्चरर थी। शायद सबसे ज़्यादा विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, सबसे पॉपुलर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थी वो। उनका जो देखने का क्षमता है वो बस तभी लॉस्ट हो गया जब वो सिर्फ 1.5 साल की थी, यानी कि बस वो 18 महीने की थी, ठीक है। बट उनका करेज के कारण उन्होंने ग्रेजुएशन किया और बहुत सारा बुक भी लिखी, जैसे कि द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप एक कॉपी उठाओ और लिखना स्टार्ट करो। किसके बारे में? तो यहाँ पे जितना भी चीज़ दिया है, जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ब्लाइंड स्पॉट, ब्रेली, कोन्स, ये सब चीज़ों के बारे में 2-2 लाइन आप लिखो, उसका फ़ोटो खींचो और कमेंट सेक्शन में डाल दो। तब हम लोग वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।